दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जिंदगी के दो पहलू होते हैं। एक अच्छा पहलू होता है, एक खराब पहलू होता है। जब भी आप अपने संघर्ष के दौर में रहते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि आपको ये कहता है कि ये वक्त भी बीत जाएगा और एक दिन समय आपके पक्ष में होगा और उस दिन पूरी कायनात आपको सफल बनाने के लिए जुट जाएगी। ये कहावतें, ये कहानियां, ये किस्से कहानियां आपने बहुत सुने होंगे। अब वो हकीकत में बदल रहे हैं। भारत, जो कि एक ऐसा कंट्री ऑयल को इंपोर्ट करने वाला है, 80% हम लोग डिपेंड करते हैं दूसरे ऑयल रिजर्व्स के ऊपर, गल्फ कंट्रीज के ऊपर। रशिया से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। रशिया के अंदर अब ऑयल क्राइसिस हो चुका है और भारत वो कंट्री बनेगा जो कि रशिया को ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन फिल्टर्ड ऑयल, नॉट क्रूड ऑयल। फिल्टर्ड करके हम लोग वहां पर एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि रशिया को इंडिया के फिल्टर्ड ऑयल की जरूरत पड़ने लग गई। उसके पास में बहुत था, वो खुद भी फिल्टर कर सकता था और रशिया किसी भी मायने में टेक्नोलॉजी के अंदर कमतर नहीं है। अगर आज हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज को देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज कमजोर नहीं है, वो आज अमेरिका से भी आगे निकल सकती है, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल या टेक्नोलॉजी के कारण जो कि वो लैग करते हैं, इसीलिए वो पीछे हैं आज। क्या रिसोर्सेज की कमी है अफ्रीका के अंदर? नहीं, इतना रिसोर्सेज है कि अमेरिका जैसी दो कंट्रीज खड़ी हो सकती हैं। लेकिन बस वही वही बात है कि जहां पर दांत हैं वहां पर चने नहीं है और जहां पर चने हैं वहां पर दांत नहीं है। तो अफ्रीका के पास में सब कुछ है, लेकिन रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो टेक्नोलॉजी के अंदर कमी है। रशिया के पास में ऑयल है, लेकिन अभी प्रॉब्लम के चलते उसको फिल्टर करने का मौका नहीं मिल रहा है ऑयल को। तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है और भारत को यह मौका मिल चुका है कि हम लोग रशिया के अंदर ऑयल को एक्सपोर्ट करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा भारत के लिए खबर है। ठीक है, देखिए आज भारत के अंदर, मैं न्यूज चैनल्स वगैरह सबको फॉलो करते ही हैं हम लोग, एक नेगेटिव लहर जो है वो चल रही है ना। कि जैसे मान लीजिए कि जो कुछ भी चल रहा है ना, इंडिया के अंदर जो कुछ भी चल रहा है नेगेटिव, कई बार नेगेटिव आता है, एथेनॉल के लिए आता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे। ये सब कुछ हर देश में चलता है, हमारे नहीं, हर देश में चलता है ये। इसके उलट इंटरनेशनल लेवल पर भारत जो है वो अब ऐसा कंट्री बन रहा है जहां पर उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। मतलब जो ग्लोबल ऑर्डर्स हैं उसके अंदर इंडिया कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहा है अपनी जियोपॉलिटिक्स को लेकर। रिसेंटली आपको पता होगा, पोलैंड के जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि भारत के कहने पर ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं किया था, नहीं तो रशिया करने वाला था। भारत ने पोलैंड की यात्रा की, रशिया से गुजारिश की कि ऐसा मत कीजिए और वो हमला टल गया। तो भारत को एक सुप्रीम लीडर जो है वो देखता है पोलैंड। अब रशिया ने जो है, माफ कीजिएगा, रशिया ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है, ताकि अब यूक्रेन जिस तरीके से अटैक कर रहा है ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, और वो चिंता का विषय बना हुआ है। रशिया हैज अप्रोचेड इंडिया रिफाइनर्स फॉर एडिशनल पेट्रोल सप्लाईज। भाई क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, लेकिन वो क्या पेट्रोल रशिया के पास में नहीं है। एक्चुअली में क्रूड ऑयल जो होता है, उस क्रूड ऑयल के अंदर कई सारे कंटामिनेशन होते हैं। उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, गैसोलीन होता है, हर चीज उसमें मिक्स होता है। उसको अलग करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? रिफाइनरीज वो करती हैं और रिफाइन वो कहलाता है। ठीक है, फिल्टर्ड उसको कर रहे हैं। ठीक है, यूक्रेन ने अपने हमलों को तेज किया और हमलों को वहां पर किया, यानी कि डिस्टर्ब कर दिया वहां की रिफाइनरी नेटवर्क को। और यूक्रेन ने यह समझ लिया कि मुझे अटैक कहां पर करना है। क्या यूक्रेन की ये खुद की अकल थी या अकल दी गई थी? वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज ने वो अकल बांट दी यूक्रेन को कि तुम एक काम करो कि रशिया की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करो और तुम क्या कर सकते हो, फिर डोमिनेट कर सकते हो। अब मिसाइल अटैक किया गया और मिसाइल अटैक करके डैमेज कर दिया गया, ड्रोन अटैक किए गए, डैमेज कर दिया गया। इंडिया विच हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट बायर ऑफ द रशियन सी बॉर्न क्रूड ऑयल सिंस द यूक्रेन वॉर बिगेन। जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से इंडिया रशिया का सबसे बड़ा बायर बना, जो कि सी बॉर्न क्रूड ऑयल जो है वो खरीद रहा है। अब ये सी बॉर्न क्रूड ऑयल क्या होता है वो देखिए। सी बॉर्न क्रूड ऑयल जो है वो रेफर किया जाता है क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट बाय सी। समंदर से जो ऑयल का व्यापार होता है उसको हम लोग सी बॉर्न क्रूड ऑयल कहते हैं। अकाउंटिंग फॉर रफली अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड।
मतलब पूरे जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है उसका क्वार्टरली होता है, क्वार्टर मान के चलिए, विद क्रिटिकल चेक पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करें, वहां पर भी सीबॉर्न क्रूड ऑयल है। जो ईरान का एक वो आइलैंड है, नाम भूल गया भी, वो काफी चर्चा के अंदर रहा है, और अमेरिका ने अपनी ट्रूप्स भी वहां पर उतारी थी। आप बताइए कि क्या नाम था उस आइलैंड का, मैं भूल रहा हूं। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वहां पर भी ये है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का का हर जगह जो है इसकी सप्लाई होती है। ठीक है, यहां से सप्लाई होती है, तो सी रूट को ये अपनाते हैं। अब सी बॉर्न क्रूड जो ऑयल है विच अकाउंट फॉर रफली 80 मिलियन बैरल्स पर डे ग्लोबली, लगभग 80 मिलियन जो बैरल है, एक बैरल के अंदर 159 लीटर होता है, तो इतना आप 80 से मिलियन से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना जो लीटर ऑयल है वो क्या होता है, पूरा का पूरा सप्लाई होता है सी रूट के थ्रू, जिसको सी बॉर्न क्रूड ऑयल हम लोग कहते हैं। तो एक पूरा का पूरा ऑयल सप्लाई सिस्टम जो है वो काम करता है। अब इस मैप से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार रशिया क्यों परेशान हुआ। रशिया के अंदर ऑयल रिजर्व्स और ऑयल रिफाइनरीज देखेंगे कि वेस्टर्न साइड के अंदर है, जहां से यूक्रेन की बॉर्डर लगती है, और यहां पर इसकी डेंसिटी देख लीजिए आप, कितना जबरदस्त डेंसिटी है। और यूक्रेन ने इन्हीं को टारगेट करना शुरू किया, ड्रोन अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, और इनको करके उसने पूरा का पूरा ये जो नेटवर्क है इसको डिस्टर्ब कर दिया। इससे रशिया को ये लगने लगा कि भाई क्रूड ऑयल तो चलो फिर भी हम निकाल लेंगे जैसे तैसे, लेकिन रिफाइन करने में तो प्रोसेस लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है, इकोनॉमी लगती है, और फिर उसके बाद में वो रिफाइन होता है। तो क्यों ना हम लोग इसको इंपोर्ट कर ले, और जिस देश को एक्सपोर्ट किया था उसी देश से हम लोग वापस इंपोर्ट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल रशिया का ही था, हमने केवल उसको रिफाइन किया और वापस से रशिया को लौटा दिया। अब देखिए इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि अब रशिया ये कहेगा कि हम हमारी ही करेंसी के अंदर इसको इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिस समय भारत को जरूरत थी तो भारत को भी ये रियायत दी गई थी कि भाई आप जो है अपनी ही करेंसी के अंदर हमको इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब रशिया भी यही कहेगा कि हमको इसी करेंसी के अंदर पेमेंट कर दीजिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यूएसए के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए वो सैंक्शंस इतने जबरदस्त थे, मतलब इतना ज्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर था कि इंडिया का जो ट्रेड था वो काफी ज्यादा इंबैलेंस की कंडीशन में पहुंच गया था। फिर रशिया से जब हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे, हमारे ऊपर सैंक्शंस की धमकी दी गई, हमने थोड़ा सा रुख किया गल्फ कंट्रीज की तरफ और वेनेजुएला की तरफ, लेकिन वेनेजुएला को जैसे कैप्चर किया गया तो हमने वापस से रशिया की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। और अमेरिका ने कहा कि देखो भारत हमसे डर गया है, भारत हमसे डर गया है, हमने धमकी दी थी कि रशिया से ऑयल को इंपोर्ट नहीं करना है, और भारत ने वेनेजुएला या गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो भारत ने साफ तौर पर जाहिर किया कि हम किसी से डरे नहीं हैं, हमको जो देश कम कीमत के अंदर क्रूड ऑयल को देगा हम उसी से उसको परचेज कर लेंगे। और कुछ दिन बाद हुआ भी ऐसा, वापस से हमने रशिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो यूक्रेन ने इन सभी पॉइंट्स को टारगेट करना शुरू किया, जिससे ऑयल रिफाइनरीज पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। ठीक है, अब मेजर इंडियन रिफाइनरीज जो है इंक्लूडिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल, ये सभी जो है डिड नॉट कमिटेड सो फार, मतलब अभी तक कोई कमिटमेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये जो कंपनीज हैं यही कंपनीज रिफाइन करके कहां पर सेंड करेंगी, रशिया के अंदर उस पेट्रोल को सेंड करने वाली है, और इन्हीं कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिलने वाला है। हम चलते हैं थोड़ा सा इतिहास के अंदर। इतिहास में क्या हो रखा है कि फरवरी 2026 की ये बात है, जिस समय रशिया से हम लोगों ने ऑयल को इंपोर्ट किया था, क्रूड ऑयल को, और उसको रिफाइन किया था, और रिफाइन करके हमने यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भेजना शुरू कर दिया था। अब ना तो क्रूड ऑयल हमारा था और ना ही हम जो है इसको यूज कर रहे थे, हम लोग तो उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, बीच में मीडिएटर थे। हमने तो केवल मुनाफा कमाया, और मुनाफा कमाने वाली दो कंपनीज थी, रिलायंस थी और नयारा थी। इन दोनों कंपनीज ने मोटा मुनाफा कमाया, लेकिन यूरोप को यह पता लगने लगा, और अमेरिका ने यह कहा कि जिस ऑयल को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूरोप के अंदर भेज रहे हैं और रशिया को पेमेंट कर रहे हैं, रशिया उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर अटैक करने में लगा रहा है। अब भारत को यह धमकी दी गई कि अगर आप जो है रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करेंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, और उसका रिजल्ट ये रहा कि नायरा जो कंपनी थी इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो यूएस सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल मेजर्स में हर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड नयारा, दोनों कंपनीज को बैन कर दिया गया था यूरोप के अंदर। फिर दोनों कंपनीज ने स्टेटमेंट भी दिया कि भाई कोई बात नहीं, तुमने हमको यूरोप में बैन किया है, हमारे लिए और भी मार्केट खुला है, हम लोग एशिया के अंदर एक्सपोर्ट कर लेंगे। और अब इन कंपनीज के लिए भी अच्छी खबर है कि ये रशिया के अंदर वापस से रिफाइन करके उस ऑयल को एक्सपोर्ट कर पाएंगे।
तो अब अमेरिका करे तो क्या करे, है ना। अमेरिका अगर मान लीजिए सैंक्शंस लगाता है, भाई धमकी तो देता है। देखिए यहां पर क्या है, अब हम लोग रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और पिछले कुछ सालों के अंदर वो राइज हुआ है 38% ऑयल इंपोर्ट करना। अब यूएसए की खलबली है कि यार इतना हम लोग ऑयल क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने धमकी देने के बावजूद भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको तो कहीं ना कहीं परेशानी होनी ही है। अब आप देखिए कि जब जब यूएसए ने हमको धमकी दी सैंक्शंस की, तब तब हमने कई बार जो है इसको नेगेटिव के अंदर लेके गए। मतलब पहले तो हम लोग इंपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में क्या किया गया, हमने इसको नेगेटिव में पहुंचाया। लेकिन फिर भारत को ये लगने लगा कि यार सस्ता दे रहा है, रशिया जो है वो क्रूड ऑयल को सस्ता दे रहा है, तो क्यों ना हम लोग इंपोर्ट करें। तो भारत ने कई बार कोशिशें की, और यहां तक कि अक्टूबर 2025 में तो नेगेटिव पे चला गया था, -38.5%। मतलब इतना ज्यादा हमने डाउन कर दिया था इसको। बहुत कम जो है वो हमने इंपोर्ट करना वहां से शुरू कर दिया था। और इस ग्राफ को आप देखिए, पहले तो बहुत कम 2022 तक हम लोग बहुत कम इंपोर्ट करते थे, लेकिन जैसे ही ये वॉर छिड़ा उसके बाद में रशिया ने हमसे बातचीत की कि भाई हमको देखो पैसे की जरूरत है, सीधी बात ये है, यूक्रेन के साथ में युद्ध छिड़ चुका है, तुमको हमारा क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, और हमारे ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं। इंडिया ने कहा कि बिल्कुल आप हमारे पुराने मित्र हैं, हम तो करेंगे ही करेंगे। तो हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और जहां जहां आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हाइक पर है और जहां पर ये डाउनफॉल पर आ रहा है, वहां पर यूएसए ने हमको धमकियां दी हैं, और फिर से हमने रोका, फिर बढ़ाया, फिर रोका, फिर बढ़ाया। और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये फरवरी 2026 की ही बात है, जिस समय हमको सैंक्शंस का डर दिखाया गया और ये कहा कि हमारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन उससे भी हम लोग घबराए नहीं और वापस से हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, हम लोग एक सॉवरेन संप्रभु राष्ट्र हैं, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। तो यूएस रशिया सैंक्शंस बिल द proposed 100% tariff and what it could be mean for India। अब ये खबर आप देख सकते हैं 16 जुलाई की है, अभी भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अमेरिका 16 जुलाई तक भी हमको धमकी दे रहा है कि अगर हमने रशिया से ऑयल को इंपोर्ट किया तो वो हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगाएगा, जबकि भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि भाई तुम खामखा परेशान हो रहे हो, हमको तो ऑयल इंपोर्ट करना ही है। और देखिए आगे आने वाले समय के अंदर रशिया को हम लोग ऑयल को रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं, चाहे अमेरिका हमको कितना भी डर क्यों ना दिखाए। ठीक है, तो वो रुकने वाला नहीं। भारत के लिए अच्छी खबर है, इससे हमारी इकोनॉमी को पुश मिलेगा। तो क्रूड ऑयल ना तो हमारा था, हमने केवल उसको रिफाइन करके वापस रशिया को ही बेच दिया है। जैसे मैं ब्रिटिश एरा की आपको कहानी बताता हूं कि ब्रिटिश जो थे वो वेस्ट बंगाल से कॉटन को परचेज किया करते थे, और उस कॉटन को परचेज करके खुद के देश के अंदर शर्ट बनाकर और हमें ही बेच दिया करते थे। इस शर्ट के ऊपर मत देखो, ये वो शर्ट नहीं है। तो उस शर्ट को बनाकर हमको ही बेच दिया, तो हमारा ही कच्चा माल हमको ही बेच दिया और ऊंचे दाम में हमने खरीद लिया, और इसको ही ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी हमने समझा। वैसे ही रशिया के साथ में है, रशिया के पास में कच्चा माल है, हमने परचेज किया, रिफाइन किया, रशिया को ही बेच दिया। तो रशिया के लिए ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी वो काम कर रही है और पैसा हमारे देश में आ रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। 50 डेज का हार्ड चैलेंज हमने कंप्लीट किया है, इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट किया। आप मान के चलिए कि 365 दिन में से 225 दिन 225 डेज हमने तो लाइव क्लास लेकर आपको इस एडिक्शन से बाहर निकालने की कोशिश की है। वो टेक्निक्स आपको समझाई हैं, रियल लाइफ स्टोरीज इतनी सारी आपको एक्सप्लेन की है कि आपको लगेगा कि यार वाकई में इससे बाहर निकलना जरूरी है। आप मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।